हुई, उसका जिक्र भी जेपी नड्डा ने करा और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इतनी कठिन और विषम स्थिति में भी हमने काम किया है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से जेपी नड्डा यहां पर रैली को संबोधित करते हुए और सीधे सीधे उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर जो स्थिति दिख रही है, आपको बता दें, लगातार वार पलटवार का सिलसिला जो है वो भी देखिए जारी है। एक तरफ जहां चिराग पासवान सीधे सीधे तौर पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, शराबबंदी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब जो बीजेपी है, नीतीश कुमार खासतौर पर एनडीए दल से, वो सीधे सीधे तौर पर सामने आए हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं। शराबबंदी पर भी वो खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी वहां की महिलाएं चाह रही थी और इसीलिए शराबबंदी उन्होंने की और इससे विकास को गति मिली है। ये दो तस्वीरें किस तरीके से शराबबंदी पर देखिए घमासान जारी है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश का पलटवार भी। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सप्लोसिव। बिहार में शराबबंदी पर सियासी संग्राम। नीतीश सरकार पर एलजेपी का बड़ा आरोप। एलजेपी के आरोप पर नीतीश का पलटवार। बिहार के चुनावी समर में शराबबंदी के मुद्दे ने ऐसा जोर पकड़ा कि सियासी संग्राम मच गया। चुनाव प्रचार के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने जब शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार पर वार किया, तो बिहार में इस ऐतिहासिक फैसले के नायक नीतीश कुमार से भी रहा नहीं गया। उन्होंने चिराग पासवान पर बड़ा पलटवार किया। नीतीश कुमार ने एक रैली में आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा। हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। दरअसल चुनाव के मौसम में शराबबंदी को हवा देने का काम किया चिराग पासवान के इस ट्वीट ने। चिराग पासवान ने ट्वीट में लिखा, शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहार रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सब के सब को मानो सांप सूंघ लिया है। भव नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल पहले शराबबंदी लागू किया था, जिसको लेकर इस बार के चुनाव में सवाल उठाए जा रहे हैं। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने शराबबंदी को लेकर बड़ा हमला किया है नीतीश सरकार पर और कहा है कि बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। साथ ही साथ चिराग पासवान का आरोप ये भी है कि नीतीश कुमार समेत उनके सभी मंत्रियों को इस बारे में पता है। मुख्यमंत्री 10 ऐसे आदमी मेरे सामने खड़ा कर दें जो पहले शराब पीते थे और अब उन्होंने पीना छोड़ दिया। भाई सबको मिल रही है शराब, सारी, और पूरा प्रशासन शासन तंत्र पूरी तरीके से मिला हुआ है। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना शराबबंदी, एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे बरामद होती है शराब की बोतलें, कैसे बरामद होती है इतने बड़े बड़े तस्करों के यहाँ से। शराबबंदी को लेकर मचे इस सियासी घमासान के बीच जेडीयू और बीजेपी भी मोर्चा संभाल चुकी है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने जहां चिराग पासवान को बहका हुआ करार दिया, वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने चिराग पासवान पर ओछी सियासत करने का आरोप लगाया। चिराग पासवान बहकने लगे हैं। शराबबंदी एक युगांतकारी क्रांतिकारी निर्णय है। इसने राजद और कांग्रेस की नींद तो उड़ाकर रखी दी है। अब इस बात में चिराग पासवान भी खड़े हो गए और जो बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है, उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। चुनाव का मतलब ये नहीं कि इतनी वाहियात बात करें, इतनी ऊंची बात।
राजनीति इतनी ओछी नहीं होती, जीतने के लिए आप ओछापन पर नहीं उतर सकते। चिराग जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो पूरा बिहार चिराग जी से ज़्यादा हम बिहार को जानते हैं। चिराग जी जब दिल्ली में रहते थे, हम बिहार के गांव-गांव में घूमते थे। भोजपुरी आदमी है हम, कोनो गांव बचल ना बा, और हम यहाँ 20 साल से घूमत है। तो हमके मालूम बा कि ऊ बेर का बिहार जन पूरा शराब में पूरा लिप्त हो गए रहे हर तरीके से तबका के लोग, और अब बिहार में जब शराब नहीं है, माई बहन बेटी लोग कितना आशीर्वाद दे रहा है नीतीश जी को। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी शराब पर लगी पाबंदी को खोलने के खिलाफ बयान देते हुए सवाल उठाया कि क्या शराब भारत की संस्कृति है। नहीं, इतनी सारी चीनी मिलें अपनी चलती है तो बहुत सारा अल्कोहल बना के हम शराब के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए, तो एक्सपोर्ट का लाभ तो हमको मिलेगा और नंबर 1 तो हम हो जाएंगे। लेकिन शराब बनाना अपने मूल्य पद्धति में बैठता है क्या? शराबबंदी का कानून वापस लेने की कुछ बातें हो रही है, ऐसा मैंने सुना। पता नहीं भारत का आदमी क्या विचार करेगा। शुक्राचार्य की कथा है, कृष्ण के वंश का विनाश उस व्यसन के कारण हुआ है, और वर्तमान में साक्ष्य है परिवार कैसे उद्ध्वस्त होते हैं। तो इसलिए आप कितना कमाते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्व में बात है, कैसा कमाते हो। वहीं चुनावों में उठे शराबबंदी के इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी लपक लिया। नीतीश सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि बिहार में शराब का 20,000 करोड़ का काला कारोबार चलाया जा रहा है। सवाल हमसे पूछते हैं, शराब माफिया आपकी सरकार में आपके संरक्षण में चलता है, 20,000 करोड़ तक का शराब का व्यापार हो रहा है, 3.5 लाख परिवार उलझा दिए। सवाल हमसे पूछते हैं। लेकिन जब हमने शराबबंदी के बारे में आम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की तो हर किसी ने नीतीश सरकार के इस फैसले की तारीफ की। हालांकि बिहार में शराबबंदी के बावजूद इसकी होम डिलीवरी की बातों को भी लोगों ने कबूल किया। शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार जो लागू किया है उसमें तो बहुत अच्छा था पहले, लेकिन अभी फिलहाल जो है होम डिलीवरी हो रहा, हर एक जगह खुलेआम शराब बिक रहा और जो है युवा परेशान है। होम डिलीवरी हो रहा। शराबबंदी से देखिए पब्लिक को तो नुकसान कुछ खास दिख नहीं रहा, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं डेली पी रहे हैं, होम डिलीवरी मिल रहा है। होम डिलीवरी मिल रहा है, दारू रोज पी रहे हैं। भले नीतीश जी को आरोप लगा रहा है लोग कि शराब बंद करके खराब के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, को शराब बंद करके अच्छा निर्णय लिए हैं कि शराब बंद होने से बहुत परिवार जो है वो कभी परेशानी में रहता था, आज एकदम सुखी से रह रहा है। घर के महिला भी शांति से रह रही है। बिहार में भले ही नीतीश सरकार ने शराब की बिक्री पर रोक लगा दी हो, लेकिन शराब माफिया यहां इस कदर सक्रिय हैं कि रोजाना न सिर्फ अवैध शराब की बरामदगी होती है, बल्कि दावा तो ये भी किया जाता है कि शराब बंदी के बाद से बिहार में शराब की होम डिलीवरी तक होने लगी है। यही वजह है कि विपक्ष जहां सरकार पर शराबबंदी को लेकर हमलावर है, तो वहीं सरकार विरोधियों के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि शराब की अवैध तस्करी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। औरंगाबाद से नीरज कुमार हमारे साथ हैं, पटना से रवि हमारे साथ हैं। जल्दी से रुक पहले नीरज का कर लेते हैं। नीरज, अब से थोड़ी देर पहले जहां आप मौजूद हैं, जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ ये नहीं गिनाया कि देखिए केंद्र की जो योजना है वही लोगों तक पहुंची, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया जो विपक्ष उठा रहा था सवाल कि आखिरकार बिहार में क्या हुआ है वो क्यों नहीं बता रहे। लेकिन जेपी नड्डा ने सीधे सीधे बिहार में जो विकास का काम हुआ है उसको गिनाया। देखिए, बिल्कुल केंद्र की योजनाओं और मोदी सरकार को की जो लहर की बात बीजेपी बार बार करती है उसकी जिक्र बार बार करते हैं यहाँ बीजेपी के नेता, चाहे जेपी नड्डा हो या बाकी बीजेपी के नेता, और ये अपील करते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाए। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, विकास के मुद्दे की बात हो रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी को वो लोग दोबारा से चालू करना चाहते हैं जो धंधेबाज लोग हैं, वही लोग उसका समर्थन करते हैं। तो इस मसले पे आप लोग क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया था शराबबंदी का, बहुत ही सराहनीय कदम है और उससे बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। देहात में उसका नज़ारा देखिए, पहले लोग पी करके रोड पर उड़ाते चलते थे, जिसको पाते थे उसको करते थे, घर में घर का जेवर बेच देते थे,
घर के धन बेच देते थे, घर में जाके पत्नी को औरतें को 12 पीटी करते थे, वो सब बंद हुआ है और यहाँ की महिलाएं बहुत ही संतुष्ट हैं नीतीश कुमार के क्या शराबबंदी। कहेंगे? बहुत अच्छा है, शराबबंदी के बारे में बहुत बढ़िया काम कर रहे लेकिन हैं। लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि उसके बहाने तस्करी हो रही है। तस्करी करने वालों को क्या कीजिएगा, बहुत बढ़िया काम किए। हमारे की एक महिला बहुत सुरक्षित है, दारू बंद कराने से बहुत खुश हैं। जी आप? शराब बंद हुआ जिसके कारण बहुत सभी लोग खुशी हैं। कुछ आप क्या कहेंगे? आप तो शराब बंदी के बाद क्या फायदा हुआ, आप कैसे देखते हैं? शराबबंदी से बहुत हम लोगों को फायदा है, समाज का फायदा है, ये बिहार का फायदा है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं तस्करी हो रही है। तस्करी कहने वालों को क्या कीजिएगा? कहने वालों को क्या कीजिए? लोग बहुत कुछ उल्टा पलटा बोलते रहते देखिए, हैं। बिल्कुल तमाम 4-5 लोगों से हमने राय पूछी और इनका यही मत है कि शराबबंदी से फायदा हुआ। तस्करी कुछ लोग करते हैं, लेकिन करने वाले करते रहेंगे, लेकिन शराबबंदी का फायदा समाज में हुआ है। ठीक है, नीरज रहिए आप हमारे साथ। देखिए, इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार में शराबबंदी के फैसले की तारीफ की और दावा किया कि नीतीश ने जो फैसला लिया था उसकी वजह से कई परिवार बच गए। बिहार चुनाव, चूंकि आपकी अलग पार्टी है, बिहार चुनाव में जिस तरीके से दारू को लेकर के राजनीति चल रही है, नीतीश कह रहे हैं कि शराबबंदी के कारण फायदा हो रहा है, जबकि दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि उससे रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है और तस्करी तो बढ़ रही है। मुझे लगता है कि बिहार सरकार ने दारूबंदी का निर्णय लिया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दारू से बहुत सारे संसार उद्ध्वस्त होते हैं। बहुत सारे लोग इतना पीते हैं कि उनको याद नहीं रहता है, घर की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए दारूबंदी का जो निर्णय है माननीय नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के नाते भाई सही है। और बाकी जो अपोजिशन वाले ये तो टिक्का टिप्पणी करेंगे, जो रेवेन्यू तो दूसरी जगह में मिलेगा, दारू से कितना रेवेन्यू मिल सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का निर्णय सही है और अपोजिशन वाली टीका करनी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी रवि, देखिए, शराबबंदी भी एक अहम मुद्दा बन गया है। बेरोजगारी का एक मुद्दा सामने था जिसको लेकर युवा बहुत जागरूक दिख रहे थे, लेकिन अब शराबबंदी को लेकर वहां पर जो लोग मौजूद हैं आपके, वो क्या कह रहे हैं? नीरज, जी अर्पिता, मुझसे पूछा नहीं, एक सेकेंड, रवि तक आवाज अगर पहुंच रही हो। रवि, मेरा सवाल आपसे था। रवि, ये कि शराब जी बिल्कुल मैं लोगों से पूछता ही बताइए कि शराबबंदी को लेकर क्या सोचते हैं। चिराग पासवान ने कह रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से सक्सेस नहीं है और जिसकी वजह से तस्करी बढ़ी है। शराबबंदी जो है ना, अर्थव्यवस्था पूरा तहस नहस हो गया है। शराबबंदी के कारण अर्थव्यवस्था पूरा चरमरा गया है। वो बुरा स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति है। शराबबंदी कहाँ हुआ है? जो देहात एरिया है वहाँ पे तो चल ही रहा है। तो चुनाव में इस बार मुद्दा मानते हैं ये? जी एकदम, शराबबंदी मुद्दा बहुत रहेगा। ये कुछ महिलाओं से बताइए कि आप यहाँ पे छोले भटूरे खा रही है, शराबबंदी जो हुआ है क्या ये सही है, आप मानती हैं? आप बताइए। सही है। क्यों? आप बताइए। और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं। ये बताइए कि जो शराबबंदी हुई है आप सही मानती है? नहीं? हाँ। क्यों? पहले और अब में क्या फर्क है? पहले लोग शराब पीते थे तो बहुत घर बिगड़ रहा था। हाँ। अब बंद हो गया तो घर बहुत अच्छा हो गया सबका। अब माहौल कुछ बदला है? बहुत बदला है। चुनाव में लगता है कि मुद्दा है? हाँ, बताइए। शराबबंदी सही तरीका से नहीं हुई है और शराबबंदी का तरीका जो है, जो झारखंड में जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलना चाहिए ताकि सरकार का रेवेन्यू बना रहे। ये आपके ऊपर क्या फर्क पड़ा है? कुछ व्यक्तिगत तौर पर क्या फर्क पड़ा है? व्यक्तिगत तौर पे हम लोग को सारा मतलब अर्थव्यवस्था, जैसे वो किराया हो, बिजली बिल हो, मकान का करो, सब उसी पे चला है। अच्छा, ये कहना जी। आप बताएं। ठीक है, अब आइए आगे आइए, क्या फर्क पड़ा शराबबंदी पर? हमको नहीं जानना, नहीं जानते। शराब का सर कीमत ठीक है रवि, मैं आ रही हूँ आपके पास, रहिएगा आप हमारे साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम भारत नेपाल सीमा पर नो मेंस लैंड पहुंची, जहां दोनों ही देशों की तरफ से सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। बिहार के मधुबनी से लगने वाली नेपाल की सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। जो पेट्रोलिंग पहले हफ्ते में 1 बार होती थी, वो अब 3 से 4 बार की जा रही है। इस पेट्रोलिंग में भारतीय सुरक्षा बल के साथ नेपाल के जवान भी मौजूद हैं। बिहार चुनाव को देखते हुए नेपाल और भारत की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही पर
पूरी तरह से रोक लगा दी गई। नो मैंस लैंड पर हम मौजूद हैं, भारत नेपाल सीमा के बीच का इलाका, और इस तरीके से भारत की सशस्त्र सीमा बल और नेपाल की आर्म पुलिस फोर्स पेट्रोलिंग करती है। ये जॉइंट पेट्रोलिंग है और चुनाव के वक्त इसकी सक्रियता बढ़ा दी गई है। हफ्ते में एक बार होती है ये, लेकिन अब 2 से 3 बार हो रही है। कुल मिलाकर मकसद यही है कि अवांछनीय तत्व और अवैध सामानों की जो तस्करी है, आवाजाही है, वह इस संवेदनशील सीमा से न हो सके। जो जॉइंट पेट्रोल होता है, इससे कुछ आप पे असर डालता है इस पे जिंदगी? नहीं, कोई असर नहीं डालता है। इससे अच्छा है, हम लोग को अच्छा है। यहाँ में जो है जितना भयावह होता है उतना जो है डुप्लीकेट आदमी सब जो है डरते हैं, भागते हैं इससे, है ना। और क्या, हमको जितना जो है मतलब मिल रहा है ड्यूटी, उससे हमको फायदा है ना। भारत नेपाल सीमा को विभाजित करता ये पिलर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो ये डिफाइन करता है, ये खंबा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत लिखा हुआ है और ठीक इसके दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो ये नेपाल लिखा हुआ है, और इसी के आधार पर जो भारत के सुरक्षा बल, नेपाल के सुरक्षा बल है, वो सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करते हैं। और इसी तरीके से जॉइंट पेट्रोलिंग होती है, जो फोर्सेस की तैनाती होती है। एक और नेपाल पुलिस के लोग रहते हैं, आर्म फोर्स पुलिस के लोग रहते हैं, और एक और सशस्त्र सीमा बल के लोग रहते हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश यही की जाती है दोनों देशों की ओर से कि अवांछनीय तत्व, शराब और इलीगल चीजों की तस्करी सीमा के इस ओर या उस ओर न हो। सर देखिए, यहाँ पर गश्त जो लगाता है ना, उसमें हम लोग को बहुत फायदा है। यहाँ हम लोग मिली जुली जितना भी है, हम नेपाल और इंडिया एक साथ है, भाईचारा के जैसे। भाईचारा चुनाव है तो चुनाव के बारे में सर आप पूछिएगा तब ना हम बोलेंगे। नहीं, चुनाव के वक्त ऐसी गश्त जो बढ़ रही है, नहीं तो बहुत खुशी की बात है हमको, बहुत खुशी की। बहुत अच्छा हमारा प्रशासन है, शांतिपूर्वक जैसे हमारा प्रशासन हम लोग को रक्षा कर रहा है, और दोनों तरफ से हम लोग समाज के और हर दृष्टि से वो हम लोग को अच्छा कर रहा है। मधुबनी के भारत नेपाल सीमा पर दुबी बाजार क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ गई हैं चुनाव को देखते हुए, और नेपाल का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान हैं, वो यहाँ पर स्थानीय जनता को समझा रहे हैं चुनाव को देखते हुए अपने देश में कि कैसे आप अभी इस ओर आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, अपनी गतिविधियां को आप काबू नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओपन बॉर्डर है। इसलिए एक संयुक्त रणनीति बनाई जाती है, और संयुक्त रणनीति के तहत अगर आप नेपाल इस ओर देख रहे हैं, तो अगर भारत की सीमा में आप देखेंगे तो भारत की सीमा में सशस्त्र सीमा बल के जवान ठीक इसी तरह यहाँ पर आम जनता को समझाते हैं कि आपको मूवमेंट नहीं करना है और आपको इधर से उधर नहीं जाना है चुनाव को देखते हुए। तो तमाम लोग हैं, तमाम गतिविधियां होती हैं, और एक जॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि कैसे शांति व्यवस्था इस सीमा पर कायम हो। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। ये जॉइंट पेट्रोलिंग होती है, तो इसके बारे में आपको क्या बेनिफिट होता है या किस तरीके का आपका व्यू है? हम लोग जो यहाँ रहते हैं ना, जब से एसएसपी का जवान है तो हम लोग सुकून का दुनिया काट रहे हैं। कोई चीज़ का टेंशन नहीं, आना जाना सब, चाहे सशस्त्र का जवान हो चाहे इधर जो एसएसपी हो, आराम से हम लोग आना जाना, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। इस तरीके के दोनों देश की पुलिस मिलकर करती हैं पेट्रोलिंग, सीमा की रक्षा करती, तो आपको कैसा लगता है या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से सुरक्षा हुआ है एसएसपी का, जब से बहुत शांतिपूर्वक है। दारू का कारोबार था वो बंद हो गया, आना जाना सब बंद है, बाकी आपस में हम लोग आते जाते हैं। इस तरीके का नज़ारा यहाँ पर हफ्ते में 1 या 2 बार मिलता है। आपके इलाके को कुछ फ़ायदा होता है या नहीं? हाँ सर, हम लोग जब से यहाँ सब एसएसपी आया, कोई डर भाग गया सर। क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग जब से है तब से यहाँ पर ठीक है। नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के यहाँ पर इंस्पेक्टर, हम उनसे बात करते हैं। इस तरीके की एक्सरसाइज का मकसद क्या है सर? ये तो मेन बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है, उसके लिए इलेक्शन है इसके। बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, जिसके पहले चरण के लिए आज प्रचार का
आखिरी दिन है। बिहार चुनाव में 3 चरण में चुनाव होने हैं, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है। पहले चरण में कुल 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसमें 1066 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला हो जाएगा। लेकिन जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत में क्या लिखा है, इसका पता 10 नवंबर को ही चलेगा। पहले चरण में जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, उनमें 8 मंत्रियों समेत पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री विजय प्रकाश, बीजेपी से श्रेयसी सिंह और कांग्रेस के अनंत सिंह मोकामा शामिल हैं। पहले दौर के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग। पहले दौर में 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पहले दौर में 8 मंत्रियों का भविष्य दांव पर। पहली कुल्हाड़ी नोटबंदी, दूसरी कुल्हाड़ी जीएसटी। बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज थम जाएगा। कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर 3 चरण में चुनाव होगा। पहले चरण के लिए 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जिसमें से 16 जिलों की 71 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे, जिनमें 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2,14,06,096 वोटर करेंगे, जिसका ऐलान 10 नवंबर को होगा। पहले चरण के चुनाव में टिकारी सीट से सबसे ज्यादा 31 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं कटोरिया सीट से सबसे कम 8 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। बिहार में चुनाव जो कि 3 चरणों में होने वाला है, उसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से होने वाली है और इसके लिए सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है और जी जान से कोशिश कर रही हैं जनता को लुभाने के लिए। तैयारियां भी खास की गई हैं। चुनाव आयोग ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। इस पूरे चुनाव में राज्य सरकार के 8 मंत्री मैदान में भी हैं। पहले चरण में जिनके भाग्य का फैसला होना है, उनमें आरजेडी के 42 तो जेडीयू के 35 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी के 29, कांग्रेस के 21, सीपीआई एमएल के 8, हम के 6 और वीआईपी का 1 प्रत्याशी इस चरण में ताल ठोंके हुए हैं। इस प्रकार आरएलएसपी के 43, एलजेपी के 42 और बीएसपी के 27 उम्मीदवार हैं। पहले चरण में अपनी किस्मत आजमाने वालों में कुछ बड़े नाम भी हैं, जिनमें हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इमामगंज से चुनावी मैदान में हैं। वहीं से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी आरजेडी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई से पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता विजय प्रकाश, एलजेपी के दिग्गज प्रत्याशियों में दिनारा से राजेंद्र सिंह, सासाराम से रामेश्वर चौरसिया और जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा मैदान में हैं। बड़े चेहरों के अलावा मौजूदा सरकार में शामिल 8 मंत्री भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्णानंद प्रसाद वर्मा, गया टाउन से कृषि मंत्री प्रेम कुमार, जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, दिनारा से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह, बांका से राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, लखीसराय से श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, चैनपुर से खनन मंत्री ब्रिज किशोर बिंद, राजपुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला शामिल हैं। जिन 71 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा, उनमें से 25 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के खाते में गई थी, जबकि 23 सीटें जेडीयू को मिली थी। बीजेपी को 13 और कांग्रेस को 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा 1 सीट हम और 1 सीट सीपीआई एमएल को मिली थी। ऐसे में हर पार्टी अपने खाते में मौजूद पुराने आंकड़ों को सुधारना चाहती है, जिसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और ताबड़तोड़ रैलियां भी की जा रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार की 3 रैलियां रखी गई है, जबकि तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ एक के बाद एक 13 रैलियां रखी गई है, जबकि जेपी नड्डा की 2 रैलियां, भूपेंद्र यादव और रवि किशन की 5 रैलियां, स्मृति ईरानी की 3 रैलियां और मनोज तिवारी की 4 रैलियां रखी गई हैं। पहले चरण की 71 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 28 अक्टूबर को ज्यादातर सीटों पर मतदान शाम 6 बजे तक होगा, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां दोपहर 3 बजे और शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। जिन सीटों पर मतदान 6 बजे तक होगा, वहां आज शाम 6 बजे तक प्रचार थम जाएगा। वहीं जहां दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है, वहां 3 बजे और जहां 4 बजे तक मतदान की अनुमति है, वहां शाम 4 बजे आज प्रचार थम जाएगा। इस बार पार्टी के गठबंधन में भी बदलाव हुआ है। ऐसे में दिल्ली से लेकर बिहार तक कोई पार्टी किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है
के दिग्गज नेताओं से लेकर हर सीट पर प्रचार और सभाओं का दौर अपने चरम पर है। लेकिन 10 नवंबर की तारीख ये तय कर पाएगी कि जनता का रुख क्या है और किसके सर जीत का सेहरा बंधेगा। जयपुर के सुरेंद्र अवाना ने पारंपरिक खेती से निकलकर अब अपने खेतों में अलग अलग किस्म की खेती को बढ़ावा दिया, जिसका असर भी दिखाई दिया। सुरेंद्र अवाना अब पारंपरिक खेती के साथ ऑर्गेनिक और औषधीय खेती भी कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। सालों से परंपरागत खेती कर रहे सुरेंद्र अवाना ने जब से अपनी खेती करने के तरीके को बदला, उन्हें खेती में काफी मुनाफा हो रहा है। सुरेंद्र अवाना ने पारंपरिक खेती के साथ ऑर्गेनिक और औषधीय खेती भी शुरू की, जिसकी बाजार में काफी मांग है। सुरेंद्र अवाना के मुताबिक किसानों को अब परंपरागत खेती से निकलकर खुद को बदलना होगा। पहले 50 बीघा में मान लो गेहूं लगाता है, तो किसान को चाहिए 4 बीघा में तो वो करे, बाकी सब्जी करे, फ्रूट के पौधे लगा दे, चारा लगा दे, नर्सरी कर ले। सुरेंद्र अवाना ने किसानों से औषधीय पौधे लगाने पर भी जोर दिया। 1 बीघा में मैंने एलोवेरा लगा दिया, तुलसी लगाई है मैंने 1 बीघा में। तो इस तरह के ये लेमन ग्रास है, हट जोड़ है, ये इस तरह के अगर औषधीय पौधे किसान अगर इस समय लगाएगा, बाजार में बहुत डिमांड है। सुरेंद्र अवाना ने अपने खेतों में ही मवेशियों के चारे का भी पूरा इंतजाम किया है, साथ ही कई किस्म के फल भी लगाए हैं। यही नहीं, खेती के साथ सुरेंद्र अवाना ने गौपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन का काम भी बड़े पैमाने पर शुरू किया है। यही वजह है कि सुरेंद्र अवाना अब दूसरे किसानों के लिए भी एक मिसाल बन गए हैं। और अब एक जरूरी जानकारी, कल से टाटा स्काई पर आपके पसंदीदा चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड का नंबर बदल रहा है। कल से आप न्यूज 18 बिहार झारखंड टाटा स्काई पर चैनल नंबर 1129 पर देख सकते हैं।